हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का एपिसोड नंबर 9। सिद्धार्थ अपने ऑफिस पहुंच गया था और कार से उतरकर वो सीधा अपने ऑफिस में जाकर अपनी लग्जरी चेयर जो कि ओरिजिनल लेदर से बनी थी उस पर बैठ गया और उस पर बैठना उसे बहुत पसंद था। ये चेयर उसके ऑफिस की सबसे कीमती चीज़ों में से एक थी। उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया और आई हुई मेल्स चेक करने लगा और तब उसने एक मेल टाइप की जिसमें उसने लिखा, हेलो अर्जुन, तुम्हें कल रात वाली न्यूज़ देखनी चाहिए। मेल टाइप करने के बाद सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि ये मेल कोई ऑफिशियल मेल नहीं बल्कि ये एक ऐसी धमकी या चेतावनी थी जो उसके दुश्मनों को ये बताने के लिए थी कि वो अपने ऑफिस या घर में बैठकर भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग उसके सर पर चढ़कर नाचेंगे और इसलिए तो इस शहर में कोई नहीं है जो सिद्धार्थ सिंह रायजादा को चैलेंज कर सके। आज वो बहुत खुश था क्योंकि जाने से पहले उसने जो काम किसी को दिया था वो पूरा हो गया था और अब कल उसे एक बिजनेस डील के लिए लंदन के लिए निकलना है। क्योंकि उसने अगर ये काम पहले नहीं किया होता तो ज़रूर उसके पीछे से कोई गड़बड़ होती, लेकिन उसे पता चलते ही उसने सही वक्त पर एक्शन ले लिया था। अभी वो यही सोच रहा था कि तभी उसके ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, लेकिन उसने सुना नहीं और फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि किसी ने नॉक किया। इसलिए उसने तुरंत अपनी टाई ठीक करते हुए कहा, कम इन प्लीज। और तभी दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया जो एक लड़की थी जिसने अभी अभी ये कंपनी ज्वाइन की थी। उसने अंदर आते ही डेस्क के सामने खड़े होकर कहा, गुड मॉर्निंग सर। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर कहा, हेलो पल्लवी। सर, मैंने नए ब्रिज की डिज़ाइंस तैयार कर ली हैं, इसलिए आपसे उन्हें अप्रूव करवाना चाहती थी ताकि उसके कंस्ट्रक्शन का काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। ठीक है। क्या ये फ़ाइल तुम मुझे दे सकती हो ताकि मैं इन्हें चेक कर लूँ? सिद्धार्थ ने उस फाइल की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है सर। पल्लवी ने वो फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू। कहकर सिद्धार्थ ने वो फाइल ओपन की और उस ब्रिज के डिज़ाइंस देखने लगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उसने काफ़ी टाइम बाद इस तरह की क्रिएटिव डिज़ाइंस देखी थी। वो इतनी अच्छी थी कि वो 20 मिनट तक उन डिज़ाइंस को देखकर सोचता रहा कि ये लड़की कितनी टैलेंटेड है। इसलिए उसके मुंह से अचानक निकला, वेरी गुड। ये तो बहुत ही शानदार डिज़ाइन है, मैंने आज तक ऐसे डिज़ाइन नहीं देखी। बहुत अच्छा काम किया है। ये सुनकर पल्लवी मुस्कुराते हुए कहने लगी, थैंक यू सर, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तभी सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है, तुम इस तारीफ के काबिल हो। पल्लवी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब मुझे इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाना चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए टाइम से पहले ये पूरा हो जाए। ये सुनकर सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये तो सही बात है। ठीक है तो सर, अब मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए इस काम को ख़त्म करने। ये कहकर पल्लवी मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रुको, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है सर, तो बताइए, क्या आप इस ब्रिज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? ऐसे पॉइंट्स जिन्हें मुझे नोट कर लेना चाहिए? नहीं, ये काम से रिलेटेड कुछ नहीं है। पहले तुम बैठ जाओ, फिर बताता हूँ। तभी सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तभी पल्लवी ठीक है सर कहकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई, जहाँ से सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखने लगा जो इतनी खूबसूरत थी कि वो उनसे नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। हाँ तो मैं जो कहने जा रहा हूँ हो सकता है वो तुम्हें बुरी लगे, इसलिए पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। मुझे गलत मत समझना क्योंकि मेरा इंटेंशन गलत नहीं है। उसकी बात सुनकर पल्लवी ने कहा, ठीक है सर, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। सिद्धार्थ उसे देखकर समझ गया था कि वो उसकी ये बात सुनकर परेशान हो गई है और सोचने लगा, काश इसे मेरी बात बुरी ना लग जाए। तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मुझे याद तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ मैंने तुम्हें देखा ज़रूर है कहीं। ये झूठ हो सकता था क्योंकि सिद्धार्थ जानता था कि वो कौन है, क्योंकि वो उन आंखों को कैसे भूल सकता था जो उसे उस रात रेडिसन में देख रही थी। वो तो बस देखना चाहता था कि क्या पल्लवी को वो याद है, ताकि उसे तसल्ली हो जाए। नहीं तो सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। जब पल्लवी ने ये कहा तो सिद्धार्थ उसे देख रहा था कि वो कुछ परेशान लग रही थी और अपने हाथों से खेल रही थी। इसलिए सिद्धार्थ ने कहा, बताओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, हो सकता है मुझे याद नहीं हो सकता है तुम्हें कुछ याद हो कि हम कहाँ मिले थे।
पल्लवी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी और सिद्धार्थ उसके हाथों को देखे जा रहा था। तभी अचानक पल्लवी ने कहा, सर, हाँ हम मिल चुके हैं, लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि वो सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी। ये सुनकर सिद्धार्थ ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछा, अच्छा, तो बताओ हम कहाँ मिल चुके हैं और वो सिचुएशन क्यों ठीक नहीं थी? पल्लवी ने पहले अपनी घबराहट को दूर किया और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, तो सर कुछ दिन पहले रात का वक्त था। मेरे साथ कुछ गलत होने ही वाला था कि आप मुझे वहाँ बचाने आ गए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो आपको याद होगा, क्योंकि उस दिन जब मैं आपसे टकराकर नीचे गिर गई थी तो आपने सिर्फ मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया था और फिर आप बिना पीछे मुड़े वहाँ से चले गए थे। अब मुझे पता चला कि उस दिन अनजाने में आपने जो कुछ भी किया, आप उस बारे में सब जानते हैं। ओह अच्छा, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। सॉरी, उस रात के बारे में मुझे ठीक से कुछ याद नहीं था, क्योंकि उस समय मैंने कॉफ़ी पी रखी थी। इस बार सिद्धार्थ ने एक और झूठ कहा। सिद्धार्थ को सब कुछ याद था, लेकिन वो उसके मुंह से जानना चाहता था कि उसे कैसा महसूस हो रहा था। ठीक है सर, वैसे मैं आपसे उस दिन के लिए थैंक यू कहना चाहती थी। क्या अब मैं जा सकती हूँ? ये कहकर पल्लवी वहाँ से जाने के लिए खड़ी हो गई। वेलकम पल्लवी, और उस रात के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और हाँ, अब तुम जा सकती हो, सिद्धार्थ ने कहा। थैंक यू सर, कहकर पल्लवी वहाँ से जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, एक बात और, मैं कल लंदन जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बार बार इस ब्रिज के काम की अपडेट देती रहो। पल्लवी ने सिद्धार्थ की बात सुनकर कहा, ओ हाँ, अगर आप ये नहीं भी कहते तो भी मैं आपको उसकी अपडेट देने ही वाली थी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, बस यही कहना था मुझे। थैंक यू। ठीक है सर, आपकी ट्रिप अच्छी रहे। पल्लवी ये कहकर उसके ऑफिस से बाहर निकल गई। सिद्धार्थ को एहसास हो रहा था कि वो उसकी तरफ खींचा जा रहा है, पर क्यों, वो ये समझ नहीं पा रहा था। ऐसा क्या है उसमें जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है? उसमें ऐसा क्या है जो उन खूबसूरत मॉडल्स में भी नहीं है? वो मन ही मन अपने आप से बातें करने लगा। तभी उसके मन ने उसे जवाब दिया, उसका कैरेक्टर, हाँ, पल्लवी का कैरेक्टर, उसमें कुछ अलग ही बात है जो किसी में नहीं। वो स्मार्ट है, लेकिन उन मॉडल्स की तरह नाजुक नहीं। उसकी यही बात उसे पल्लवी की तरफ खींच रही थी। उसे इस बात का डर था कि अब वो सिर्फ उसकी तरफ खींचा ही नहीं जा रहा था, बल्कि अब उसे ऐसे लगने लगा था कि वो सिर्फ उसकी है और किसी की नहीं। वो उसे अपना बना कर ही रहेगा। दूसरी तरफ स्टूडियो में लोग इधर उधर चिल्लाते हुए भाग रहे थे। प्रोड्यूसर सारे माहौल को शांत करने में लगा हुआ था, क्योंकि कुछ देर पहले ही पता चला था कि वहाँ किसी ने सुसाइड कर ली है, और ये खबर फैलते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई थी। उन्हें ये खबर शाम की न्यूज़ में रिलीज़ करनी थी, लेकिन 6 बजे की न्यूज़ रिलीज़ हो चुकी थी और अब ये खबर 9 बजे वाली न्यूज़ के साथ रिलीज़ की जाएगी। इसलिए उसकी सारी डिटेल उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर पर टाइप कर दी थी। चैनल नंबर 6 शहर का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल था। उनके चैनल ने काफ़ी टाइम से कोई बड़ी न्यूज़ कवर नहीं की थी, इसलिए कुछ टाइम से उनके चैनल के चर्चे कुछ कम हो गए थे, क्योंकि वो हमेशा किसी भी मौके पर काफ़ी लेट पहुंचते थे, जिसकी वजह से खास खबर को समेटने में पीछे रह जाते थे। स्टूडियो इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर देश की खबरों को लोगों तक पहुँचाने का काम बड़ी अच्छी तरह किया जाता था। ये स्टूडियो न्यू दिल्ली में था। उनके पास 4 रिपोर्टर्स और 5 सेगमेंट थे। 2 रिपोर्टर्स किसी भी न्यूज़ की हेडलाइंस तैयार करते थे और एक रिपोर्टर स्पोर्ट्स न्यूज़ को और एक मौसम के सेगमेंट को देखता था, और हेडलाइन रिपोर्टर एंटरटेनमेंट और बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ को कवर करते थे। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं था, लेकिन फिर भी आज यहाँ हर काम बड़े परफेक्शन के साथ हो रहा था। चारों तरफ हड़बड़ी मची हुई थी, क्योंकि न्यूज़ को लाइव होने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही बाकी था, और उनके सोर्स ने उन्हें इस हादसे की पूरी खबर अभी तक नहीं दी थी। उस तक पहुंचने की उनकी हर मुमकिन कोशिश नाकामयाब हो चुकी थी। पुलिस में उनका कोई सोर्स नहीं था, और जब वो लोग बॉडी की शिनाख्त कर रहे थे तब भी उनके साथ वहाँ कोई था। इसलिए वो चाहते थे कि लाइव जाने से पहले उनके पास सारी खबर हो, लेकिन उस खबर की सारी सच्चाई के साथ। लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए उस न्यूज़ चैनल के प्रोड्यूसर ने कहा, तुम बिना किसी खबर के इस न्यूज़ को लाइव कैसे करोगे? चैनल का प्रोड्यूसर एक कम हाइट वाला आदमी जिसका नाम राजेश था, लेकिन उसे सभी लोग बिग आर के नाम से जानते थे। उसे यूं ही ये नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि वो अपने काम को बखूबी निभाता था
और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए उसने कई बार कई बड़े बड़े काम किए थे। इसका बड़ा सबूत ये था कि उनके चैनल ने अभी इन दिनों सिटी की क्रिकेट टीम के साथ उनका ऑफिशियल न्यूज़ चैनल बनने के लिए डील की थी, जिसका मतलब ये था कि उस डील के साथ काम करने वाले रिपोर्टर को फ्री गेम टिकट और बेस्ट सीट मिलने वाली है। उसकी एक खूबी और थी जिसकी वजह से उसे ये नाम दिया गया था कि वो बहुत ही खुशमिजाज इंसान था, लेकिन इस समय वो बहुत ही गुस्से में था और उसका ये गुस्सा उसकी बातों से साफ झलक रहा था, क्योंकि अभी तक इस खबर की पूरी तैयारी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में था। उनके सोर्स का कॉल आखिर उनके पास आ ही गया और प्रोड्यूसर ने फ़ोन उठाते हुए कहा, यस, दिस इज़ राजेश। तभी सामने से आवाज़ आई, देरी करने के लिए सॉरी सर, क्योंकि आपके पास आने से पहले मैं सच की तह तक जाना चाहता था। राजेश ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, अब ये बताओ कि न्यूज़ कहाँ है। उसने बाकी सब छोड़कर उससे ये खबर के बारे में पूछा, क्योंकि वो इस खबर को किसी भी हालत में हासिल करना चाहता था, क्योंकि अगर उन्होंने इस खबर को सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचाया तो शहर में उन्हें कोई भी कितना भी पे करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी बड़ी खबर कभी लाइव नहीं की थी। लेकिन इस बार ये खबर लाने वाला उनका चैनल सबसे पहला चैनल होगा। ठीक है, तो ये सारी खबर थी। उस आदमी ने उसे उस खबर के बारे में पूरी डिटेल देते हुए कहा और राजेश ने उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका था। क्योंकि ये खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे इंसान की मौत से जुड़ी खबर थी जिसने माफिया के लिए काम करने से इनकार कर दिया था। और अगर वो दूसरों की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर था तो वो सुसाइड क्यों करेगा। उसने सुन रखा था कि माफिया वाले जब किसी को मारते हैं तो उसकी मौत को सुसाइड की तरह दिखा देते हैं। उस आदमी की सारी बातें सुनकर राजेश ने कहा, थैंक्स इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए। अब मैं ये खबर अभी रात के 9 बजे वाली न्यूज़ में जनता को दिखाऊंगा, जिसकी तैयारी चल रही है। और अगर मुझे कुछ और जानना हुआ इस बारे में तो मैं तुम्हें ज़रूर कॉल करूंगा। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कॉल कीजिएगा। उस आदमी ने फ़ोन रखने से पहले कहा, और फिर राजेश ने ये कहकर फ़ोन रख दिया कि चलो अब वक्त आ गया है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने का। और फिर फ़ोन रखकर राजेश अपने कैबिन से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, जिसे देखकर सभी लोग ये सोच रहे थे कि या तो उसे उस न्यूज़ की सारी खबर मिल गई है, या फिर उनके पास अभी तक जो अधूरी खबर है उसे लाइव करने के बाद उनके चैनल को जो नुकसान होने वाला है उससे बचने का उसने कोई रास्ता ढूंढ निकाला है। लेकिन आखिर उसकी इस खुशी की क्या वजह है, सब यही सोचने में लगे हुए थे। और तभी प्रोड्यूसर ने कैबिन से बाहर आते ही मेकअप आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए कहा, चलो चलो, क्या रिपोर्टर्स तैयार हैं न्यूज़ के लिए? कैमरा, पोजीशन, सब कुछ तैयारी हो गई, चलो जल्दी करो। प्रोड्यूसर ने ऑर्डर देते हुए कहा, क्योंकि ये सब वो लोग पहले से शेड्यूल कर चुके थे। एक रिपोर्टर ने मेकअप आर्टिस्ट से कहा, बस थोड़ा सा यहाँ से। कैमरा रोलिंग, हम लोग बस इस न्यूज़ को 3, 2 और गो कहकर लाइव करने वाले हैं। कैमरामैन ने कैमरे को सेट करते हुए कहा। वो लोग कुछ ही देर में उस न्यूज़ को लाइव करने वाले थे। राजेश अपनी इस फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। देखते हैं इस बार जो खबर वो सबके सामने लाने वाला है, क्या कोई और चैनल ऐसी खबर ला सकती है? वो देखना चाहता था कि आज शाम आखिर क्या होगा जब उसका चैनल इस खबर को लाइव करेगा। और फिर बस थोड़ी ही देर में सभी चैनल्स पर उसके चैनल की ही चर्चा हो रही थी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।